जैसे मैंने आपको बताया कि जो है कुछ बातें छूटी हुई है, जैसे कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं जो पिछले बार आप कह रहे थे कि सर टॉपिक बोर्ड से हटे हुए थे। बोर्ड से रिलेटेड ही टॉपिक हैं, ये बोर्ड से रिलेटेड ही टॉपिक हैं, लेकिन ये कुछ टॉपिक छूटा हुआ था जो कि मैंने आपको बताया बोर्ड से ही रिलेटेड टॉपिक हैं और जो कि एनसीईआरटी की बुकलेट में काफी अच्छे से दिया गया है। तो एनसीईआरटी की बुकलेट का ही मैंने जो है छोटा सा पार्ट हम लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे ही हम लोग जान रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बच्चों, यहाँ पे देखिए, एक तो आप ये वाला क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर फॉर द 2 आवर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। ठीक है ना। एक तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा जो है, दूसरा ये तो चलो जो है ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और यहाँ से भी आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। ओके, ये पेज दिख रहा है ना सभी को? से यस और नो? यस सर। ओके बच्चों, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि सर जो है यहाँ से हम लोग जो है, जैसे कि बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बैटरी एक्चुअली ये थोड़ा सा बोर्ड में ही ये टॉपिक है, आप लोगों को इसके नोट्स बिल्कुल तैयार करने हैं, ठीक है ना। नोट्स तैयार करने हैं, ध्यान रखिएगा ये बोर्ड में ही जनरली आता है, ठीक है ना। तो लाइन टू लाइन थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें हम लोगों को समझना है। तो एनसीईआरटी की बुकलेट में काफी अच्छे से दिया गया है, लेकिन सारा आपको पढ़ना नहीं है। बेसिकली जो मेन मेन पोर्शन है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वही आप लोगों को पढ़ना है। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। एनी बैटरी एक्चुअली इट मे हैव वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन ए सीरीज, ठीक है ना। अगर कोई एक या एक से अधिक सेल जो है कनेक्ट होते हैं, बैटरी का मीनिंग होता ही यही है कि अगर एक या एक से अधिक सेल जो है किसी सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उसको बोला जाता है बैटरीज, ठीक है ना, और सेल दैट वी यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग जिसको सोर्स ऑफ एनर्जी को जो है, ठीक है ना, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं एक गैल्वेनिक सेल वेयर केमिकल एनर्जी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। मतलब जैसे मैंने आपको बताया गैल्वेनिक सेल है या जो केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब हम लोग ये बोलेंगे बच्चों, जिसमें एनर्जी का सोर्स है, जो एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी जिसके अंदर होती है, जिससे हम लोग एनर्जी पाते हैं, वही हमारे पास क्या है, बेसिकली बैटरी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये बैटरी यहाँ पे जो है दो टाइप के हैं, होते हैं बैटरीज। देयर आर द मेनली टू टाइप ऑफ द बैटरी। पहली टाइप की जो बैटरीज लिखा हुआ है इसमें, ये पहले टाइप की जो बैटरीज है प्राइमरी बैटरीज है। अरे समझ में आ रहा सभी को? बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है ना। ओके, तो सर जो पहले टाइप की बैटरी है उसको प्राइमरी बैटरी बोलते हैं। इन ए प्राइमरी बैटरीज द रिएक्शन अकर ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। द रिएक्शन मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम डेड एंड कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, ठीक है ना। अगेन कहने का ये मीनिंग है बच्चों, ये उस बैटरी को बोला जाता है जिसमें जो है एक बार रिएक्शन होने के बाद दोबारा नहीं होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि सर अगर एक बार उस बैटरी को आपने यूज कर लिया, अगर सर आपने उस बैटरीज को एक बार बच्चों यूज कर लिया, तो उस बैटरी को फिर आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ये बात बोल रहा है। मतलब जैसे आपने घरों में सेल देखा होगा ना, घरों में जो बैटरी का सेल होता है, बैटरी का सेल हम बोलते हैं, जैसे वॉच का सेल होता है, टॉर्च के सेल होते हैं ना, जो ये सारे के सारे सेल हैं, ये सारे वही बैटरी के सेल हैं, प्राइमरी सेल जिसको बोलते हैं। मतलब अगर सर आपने एक बार यूज कर दिया, यूज एंड बेसिकली यूज एंड थ्रो वाले सेल बोलते हैं, ठीक है ना, वो यही सेल है, ठीक है ना। मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल जो इसका दिया गया है, दिस टाइप ऑफ ड्राई सेल इज नोन एज द लैक्लांसे सेल।
आफ्टर डिस्कवर विच इज यूज्ड कॉमनली इन द आवर ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक्स। मतलब इस सेल को लैग्रांज सेल के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे घड़ी और जो ट्रांजिस्टर होते थे उनमें ये बेसिकली यूज होता है। समझ में आ रही होगी शायद सभी को बात, ठीक है, कि सर आपने अगर एक बार इसको यूज किया, उसके बाद यूज करने के बाद आपको सीधे यूज एंड थ्रू ही इसको करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये उस टाइप के सेल की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब ये सेल कैसे बना होता है इसके बारे में देखिए। दिस सेल इज द कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर। एक जिंक का कंटेनर यहाँ पे दिया गया है, ये इसका स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है ना। ये बाहर से जिंक की लेयर इसमें दी गई है, ये बाहर से जो लेयर है जिंक लेयर है, ठीक है ना। और ये जो जिंक लेयर है ये एज ए एनोड की तरह काम कर रही है। बच्चों ये जो जिंक की लेयर है यहाँ पे, ये एज ए एनोड की तरह काम कर रही है, और बीच में एक कार्बन की रॉड दी गई है, ये कैथोड की तरह काम कर रही है। आप देख रहे हैं ये बाहर वाले पोर्शन में आप देख रहे हैं बच्चों, सर ये एनोड है, और ये बीच का जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, ये कैथोड की तरह काम कर रही है। जो ग्रेफाइट की कार्बन की रिंग है, कार्बन का जिसको बच्चों हम लोग कार्बन का एक रॉड बोल रहे हैं, ये ग्रेफाइट का रॉड है, ठीक है ना। और इसके बीच में आप देख रहे हैं जिंक और कार्बन के रॉड के बीच में आप देख रहे हैं जिंक कप, ठीक है ना। ये तो आपका जिंक कप तो अलग हो गया, ये MnO2 और कार्बन कार्बन ब्लैक प्लस अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ होता है। इसके बीच में जो बीच में आप देख रहे हैं उस सेल को अभी कभी भी आप तोड़ के देखिएगा, तोड़ के आपको कुछ पाउडर मिलेगा, कुछ काला काला सा राग मिलेगा, ठीक है ना। वो यही होता है, मैग्नीज ऑक्साइड, ब्लैक कार्बन और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है वो भरा हुआ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जहां जहां अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सब आपको कॉपी में लिखना है। एनोड एंड द कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाय द पाउडर मैग्नीज। कार्बन रॉड के चारों तरफ से होता है, ठीक है ना। द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिल्ड बाय मोस्ट पेस्ट ऑफ, ठीक है ना, पेस्ट ऑफ हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड के पेस्ट से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे जो भरा हुआ है इसमें अमोनियम क्लोराइड और सर जिंक क्लोराइड के पेस्ट से भरा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसके केमिकल रिएक्शन भी होंगी। सर एनोड पे आपका जो है ये वाला हो जाएगा, जिंक से यहाँ पे जो है एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, जाहिर सी बात है। और कैथोड पे बच्चों आप देख रहे हैं रिडक्शन होगा, MnO2 जो है अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड है, NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है, ये MnO प्लस इसमें अमोनिया में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही बेटा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बोलिए, अरे बोलो। मैग्नीज जो है +4 से जो है सर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका लैग्रांज सेल के बारे में था, जो कि आपका प्राइमरी सेल बोल रहा था मैं। प्राइमरी सेल को आप पढ़ भी सकते हैं, दोबारा भी आप पढ़ सकते हैं, इस तरीके से प्राइमरी सेल का एग्जांपल आप देख सकते हैं किस तरीके से है, ठीक है ना। अच्छा दूसरा एक और हमारे पास सेल है मरकरी सेल, ठीक है ना। इसका फिगर 3.9 में जो है एग्जांपल दिए गए। ये जो सेल है ये आपने देखा होगा, ये सेल कहाँ यूज होता है भाई बताओ, ये सेल कहाँ यूज होता है बच्चों बोलो, कहाँ यूज होता है ये सेल? आप लोगों ने कहाँ देखा बोलो, अरे किसी सर ने तो टॉयज में आते हैं। सर रिस्ट वॉच में होता है, छोटे बच्चों के खिलौने में भी होता है। हाँ वॉच में भी यही सेल होता है बेसिकली, समझ रहे हैं ना। छोटे बच्चों के खिलौने में भी ये सेल होता है, सही कह रहा है। तो सर ये जो दूसरा टाइप का सेल है ये मरकरी सेल है, ठीक है ना। सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइस, जिनमें जो है हम लोग बोलते हैं सर कम करंट की जरूरत होती है, वहां पे इसको यूज करते हैं। कंसिस्ट ऑफ, ये जनरली बना होता है जिंक और मरकरी से, मरकरी अमालगम से बना होता है। मरकरी अमालगम का मतलब होता है बच्चों जिंक मरकरी, जिंक मरकरी को जो है मरकरी अमालगम के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। एज ए एनोड की तरह ये काम कर रहा है मरकरी एंड पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन एज ए कैथोड। जो मरकरी जिंक मरकरी
जो होता है इसमें एज ए एनोड काम करता है, और मरकरी ऑक्साइड और कार्बन की जो लेयर होती है, जो कार्बन का पाउडर होता है, वो एज ए कैथोड काम करता है। तो इसके एनोड पे ये रिएक्शन हो रही है, देख रहे हैं आप, जो है ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा है, और यहाँ पे कैथोड पे ये रिडक्शन मरकरी ऑक्साइड जो है, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि ये ऊपर पे लिखा गया है बच्चों कि मरकरी ऑक्साइड जो है कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें ऐसा इस तरीके से इसका डायग्राम देख लीजिएगा। देखिए ये देखिए यहाँ पे जो है इसके बीच में जो है ये एनोड अंदर पे रखा हो, एनोड इस तरीके से बाहर पे है, और यहीं पे जो है इसकी तरह मरकरी ऑक्साइड का जो पाउडर ये थोड़ा सा पेस्ट होता है, यही जो है एज ए कैथोड की काम करता है, थोड़ा सा ही काम करता है। ये देखिए थोड़ा सा है इसमें जो ओपन करके दिखा गया है, ठीक है ना। कौन मान ली इसको हम मरकरी सेल भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल रिएक्शन इसका ये होता है, मरकरी अमालगम के साथ जो है मरकरी ऑक्साइड जब रिएक्शन करती तो जिंक ऑक्साइड और मरकरी को सेपरेट कर देता है, और इस सेल का जो टोटल पोटेंशियल होता है बच्चों 1.34 वोल्ट 35 वोल्ट होता है, जो कि बहुत कम है ना, बहुत कम है। तो ये थोड़ा सा आपको इसके नोट्स बनाने हैं अपनी कॉपी में, जो है इसके नोट्स बिल्कुल जरूर बनाने हैं, सारे बच्चों को बनाने हैं, जो कि काफी ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके अच्छा, सेकेंडरी, आइए दूसरे उसमें आइए, सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ते हैं। ये समझ रहे हैं ना बेटा, ये बोर्ड में आएगा आप लोगों के, समझ रहे हैं, ये बोर्ड का सिलेबस है, ठीक है बेटा। क्योंकि बोर्ड का सिलेबस बच्चों एनसीईआरटी की बुकलेट से बढ़िया कहीं नहीं लिखा गया है, तो मैंने सोचा कि एनसीईआरटी का ही जो है बुकलेट से आपको पढ़ा दिया जाए इसको, ठीक है ना। आइए सेकेंडरी सेल किसको बोलते हैं, तो देखिए बच्चों इस सेकेंडरी सेल after use can be recharged by passing current through it in the opposite direction, so can be used again। कहने का मतलब है कि ये ऐसे सेल हैं जिनको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, और रिचार्ज करने के बाद इनको अगेन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार सर इसको हमने यूज कर लिया, रिचार्ज करने के बाद फिर हमने इनको एक बार अगर बच्चों यूज किया, और यूज करने के बाद आपको बताया फिर से हम इसको रिचार्ज करेंगे, और रिचार्ज करने के बाद हम इसको फिर यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है सर ये जो सेल है ये यूज एंड थ्रो वाले सेल नहीं है, ये यूज एंड थ्रो वाले सेल नहीं है सर, इनको हम दोबारा एक बार से ज्यादा 2-3 बार इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप की बात इसके ये सारी कहानी इसके बारे में है। ए गुड सेकेंडरी सेल कैन अंडरगोज, ए गुड सेकेंडरी सेल कैन अंडरगोज a large number of discharging and charging cycles, ठीक है ना। मतलब इसमें सर बहुत सारे बार जो इसको चार्ज किया जा सकता है, ठीक है ना, काफी बार ये खत्म होता है, काफी बार फिर हम इसको यूज करते हैं, एक साइकिल, मतलब काफी ज्यादा इसमें ये चीज है कि सर हम इसको यूज करने की टेंडेंसी है इस सेल में, ठीक है ना। तो जैसे इस सेल का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है सेकेंडरी सेल का लेड स्टोरेज बैटरी, जो सेकेंडरी सेल का मेन एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी। सर जो ये लेड स्टोरेज बैटरी होती है बच्चों, ये गाड़ियों में यूज होती है, कॉमनली यूज इन ऑटोमोबाइल एंड इन्वर्टर्स। जो घरों में इन्वर्टर्स होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, और जो ऑटोमोबाइल जो गाड़ियों की बैटरी होती है ना, गाड़ी में जो बैटरी होती है उसको हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी के नाम से जानते हैं, ये इस तरीके से होता है। तो ये बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए लेड एनोड एंड ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड एज ए कैथोड। इसमें लेड ही एज ए एनोड की काम कर रहा है, और लेड डाइऑक्साइड ही एज ए कैथोड की तरफ काम करता है, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 38% सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट का कौन है इसमें, सर इलेक्ट्रोलाइट की तरफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है 30% सल्फ्यूरिक एसिड एज इलेक्ट्रोलाइट की तरह इसमें काम करता है। यहां तक सभी को समझ में आता है क्या, बोलो। यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, इसमें देख सकते हैं आप।
मैंने आपको बताया लेड ही एज एनोड की तरह काम करेगा, और सर लेड ही एज ए कैथोड की तरह काम करेगा। तो बच्चों इस सेल की जो रिएक्शन होगी वो सेल रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी। देखो एनोड पे लेड काम कर रहा है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का SO4 2- इसमें रिएक्शन करेगा और ये लेड सल्फेट बनाएगा, और ऑक्सीडेशन यहीं पे हो रहा है। सर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। और सर दूसरी वाली जो रिएक्शन है वो रिडक्शन की रिएक्शन है। लेड डाइऑक्साइड को सल्फेट के साथ जब आप रिएक्शन करते हैं तो ये आप देखिए इस तरीके से उसको बैलेंस करके ये रिएक्शन किया गया है, और ओवरऑल सेल रिएक्शन इसमें ये होती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है एक चार्जिंग बैटरी की तरह काम करता है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये इस बैटरी का डायग्राम है, आप देख लीजिएगा। ये बैटरी अब आपको देख के समझ में आ गया होगा कि सर यहीं पे जो है ये लेड इसके अंदर होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे लेड डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना, यहीं पे लेड डाइऑक्साइड होता है। और ये देखिए इसी कैथोड के अंदर, और ये जो अंदर की प्लेट है स्लिट सी बनी हुई है, इसी स्लिट के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, जिसको हम 38% सल्फ्यूरिक एसिड कह रहे हैं। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव प्लेट आपका ये दिख रहा है, और ये नेगेटिव प्लेट आपका यहाँ पे दिख रहा है, देख लीजिएगा। ये यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया गया है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाया गया है, लेकिन उसने लिखा है नेगेटिव प्लेट लेट्स ग्रिड्स फिल्ड विद स्पंगी लेड। स्पंगी लेड इसके अंदर होता है, स्पंजी लेड जो हमारे पास है, ठीक है ना, लेड पाउडर ही आपका थोड़ा सा इसको स्पंजी लेड बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये सब इसमें भरा हुआ होता है। तो इसके अंदर जो है तब जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें जो है स्टोर कर सकते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी को फिर बाद में कहीं और यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका डायग्राम है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये जो सेल होता है ये एक रिचार्जेबल सेल है। जो आपने देखा होगा कुछ ऐसे घड़ी के सेल, कुछ रिमोट के सेल ऐसे होते हैं, रिमोट के सेल आपने देखा होगा जिनको हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, वो ये वाला सेल है। रिमोट का सेल है, उसको हम लोग दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि बच्चों ये जो दूसरा सेल है ये रिचार्ज वाला सेल है, समझ रहे हैं ना, ये रिचार्जेबल सेल है। ये वैसे ही सेल दिख रहा है ना प्राइमरी सेल की तरह। सर प्राइमरी सेल तो हम यूज ही नहीं कर सकते हैं दोबारा, लेकिन बच्चों इसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो है एक रिचार्जेबल सेल है। ओके, चलिए यहां तक सभी को समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई बात पूछनी है क्या इससे रिलेटेड? अरे किसी को कोई बात पूछनी है बच्चों, बोलो। ओके, ठीक है ना, तो ये आपका ये हो जाएगा, इसमें आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। सर हमारे पास दूसरा जो सेल होता है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल सेल, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्यूल सेल बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, ठीक है ना। तो देखिए फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल के बारे में आपने सुना भी होगा। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट्स इज नॉट वेरी एफिशिएंट मेथड एज a major source of and it is a major source of the pollution। ठीक है ना, वो कह रहा है जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है थर्मल प्लांट से, जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये एक बहुत वेरी जो है एफिशिएंट नहीं मेथड नहीं है, एंड ये जो है एक मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन भी है।
ठीक है ना, ये एफिशिएंट ही नहीं बल्कि एक मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है। इन सच प्लांट्स द केमिकल एनर्जी हीट ऑफ कंबशन इनमें होता है। ये जो प्लांट होता है इनमें केमिकल एनर्जी का मतलब हीट ऑफ कंबशन होता है, किसी चीज को जलाया जाता है। फ्यूल्स फॉसिल्स और फ्यूल को इनमें जलाया जाता है, जैसे कोयला हो गया, गैस हो गया, ऑयल हो गया, इनको पहले जलाया जाता है और फिर उसके बाद जो है इज फर्स्ट यूज्ड फॉर द कन्वर्टिंग वाटर इनटू हाई प्रेशर स्टीम। ठीक है ना, हम लोग जो है इसको पहले क्या करते हैं, 1 मिनट है। मैंने आपको बताया बच्चों की सर जो ये प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बाय थर्मल प्लांट से इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट मेथड नहीं है, जबकि वेरी एफिशिएंट ही नहीं है, बल्कि जो है मैंने बताया कि बच्चों ये एक मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होती है हीट ऑफ कंबशन की बात कर रहा है, किसी चीज को जलाने के बाद, फ्यूल्स को जलाने के बाद, फॉसिल्स को जलाने के बाद, जैसे कोयला, इन सब को जलाने के बाद पहले इसको हम लोग वाटर में कन्वर्ट करते हैं हाई प्रेशर स्टीम पे, देन यूज्ड टू रन, ठीक है ना, टरबाइन। फिर हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, हम लोग इस टाइप के प्लांट में क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं कि सर जो है जो कोयला होता है या गैस होती है, ऑयल होता है, इसको पहले जलाते हैं, हाई प्रेशर पे जलाते हैं और उसके बाद जो है स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद उस स्टीम को टरबाइन की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है ना, टरबाइन की तरफ फ्लो करते हैं और जब टरबाइन जो है इसको फाइनली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, तब फाइनली इसको जो है पहले स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और देन इसको टरबाइन जो है क्या कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, लग तो ये जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो अब लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि सर जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल को जो है टरबाइन की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये सीधे केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली काई में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली जो है कन्वर्ट कर देता है काई में। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, हाईली एफिशिएंट होता है जो। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूं एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए गैल्वेनिक सेल दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, है ना, मिथेनॉल एक्सेट्रा डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर नोन एज अ फ्यूल सेल। कहने का मतलब है सर जो फ्यूल सेल है ये भी एक तरीके से बच्चों गैल्वेनिक सेल है, ये भी एक तरीके से बच्चों गैल्वेनिक सेल है। हाई क्वालिटी के गैल्वेनिक सेल क्या करते हैं, जो हैवियर एलिमेंट या जो कुछ हाइड्रोजन टाइप की गैसेस और मीथेन टाइप के जो, ठीक है ना, मीथेन हो गया, मीथेन टाइप का फ्यूल्स हो गया, मिथेनॉल हो गया, इनको डायरेक्टली उसके कंबशन, जब इसको जलाया जाता है, इनको जलाने के बाद तुरंतली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसी को बोला जाता है बच्चों फ्यूल सेल। ठीक है ना, जब हाइड्रोजन को, मीथेन को, मिथेनॉल को डायरेक्टली जो है इनका कंबशन करने के बाद जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसी को बोला जाता है फ्यूल सेल। ठीक है ना, यहाँ पे एक फ्यूल सेल की डेफिनेशन लिखी है भाई, देख लीजिएगा, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में जरूर आएगा। तो फ्यूल सेल की डेफिनेशन यहाँ से लिखी हुई है जो कि आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें एक और पॉइंट दिया गया है कि सर यहाँ पे देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल फ्यूल सेल uses the reaction of hydrogen with oxygen to form the water। ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से वाटर को बनाया जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल है। ठीक है ना, तो जिसको हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के नाम से जानते हैं। द सेल वाज यूज्ड फॉर द प्रोवाइडिंग, इस सेल को हमने जनरली जो है प्रोवाइड यूज किया गया था, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। जो इसरो का एक प्रोग्राम है,
इसरो का एक प्रोग्राम है बच्चों जिसका नाम अपोलो स्पेस प्रोग्राम है, जिससे हम किसी भी रॉकेट, किसी भी मिसाइल को जो है, किसी भी फाइटर जेट को जो है क्या करते हैं, फ्यूल टैंक के फॉर्म में एज ए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसका हम लोगों को उसका नाम है अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो जो फ्यूल टैंक होते हैं, जो रॉकेट होते हैं, इन सब में जो है इसी फ्यूल सेल को यूज किया जाता है, इसी फ्यूल सेल को उसमें यूज किया जाता है, समझ रहे हैं ना। इसी फ्यूल सेल को हम लोग जो है उसमें यूज करते हैं, ठीक है। आ रहा है बेटा सबको समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सी बात है ये, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वाटर वेपर प्रोड्यूस during the reaction were condensed when condensed and added to the drinking water supply for the, ठीक है ना, astronauts। कहने का ये मतलब है कि सर सबसे पहले क्या होता है, वाटर वेपर को पहले हम लोग क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, ठीक है ना। कंडेंस करने के बाद, ठीक है, जो पीने का पानी है या जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको हम लोग कंडेंस करते हैं, तो वहां से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है ना। इन द सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल थ्रू द पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। जहां से जो हाइड्रोजन और ये वाटर इस टैंक में इधर बीच में वाटर रहता है, और वाटर के बाद इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हम लोग जो है रिएक्शन करते हैं। तो हाइड्रोजन एज ए बबल्स फॉर्म में इधर से आता है और ऑक्सीजन एज ए बबल्स फॉर्म में इस कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ से आता है, ठीक है ना। तो जब कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ से आएगा तो एक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद ये क्या होता है, फाइनली किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, प्लेटिनम या पैलेडियम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जब ये आपस में रिएक्शन करता है तो स्टीम जैसा जनरेट करता है, और स्टीम जनरेट करने के बाद ऑलरेडी जो है यहाँ से एनर्जी जनरेट हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ से सर ये एज ए बबल्स फॉर्म में आता है, ये भी सर यहाँ से बबल्स फॉर्म में आता है, और उसके बाद जब यहाँ से बबल्स बनता है तो यहाँ से आपस में टकराने के बाद जैसे ही यहाँ पे बीच में दोनों मिलते हैं तो ये जो है एक हाइड्रोक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और हाइड्रोक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है बच्चों, और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होने के बाद ये तुरंतली जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है, और स्टीम से तुरंतली काई में कन्वर्ट हो जाता है, ये एनर्जी देना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इसकी रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया। और सर इसके लिए यहाँ पे ये कैथोड पे ये रिएक्शन है, कैथोड पे ये ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन आप देख रहे हैं बिल्कुल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन फिर उस हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। वाटर में तो ये हाइड्रोजन जो है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ओवरऑल रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से ये बन जाएगी, ठीक है ना। ओके यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सेल रन्स कंटिन्यूसली एज ए लॉन्ग एज द रिएक्टेंट आर द सप्लाइड। ये जो है इनकी एफिशिएंसी 70% होती है बच्चों। ये काफी ज्यादा आगे लंबे समय तक चल सकते हैं, लंबे समय तक इसलिए चल सकते हैं क्योंकि इनसे कोई पॉल्यूशन ही नहीं होता है। तो जब इनसे पॉल्यूशन ही नहीं होता है तो सर इनकी जो है हम लोग बोल रहे हैं ये फ्यूचर में आने वाले टाइम के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बेसिकली इसके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ आपको लिखने को आएगा, तो ध्यान रखेंगे ना। इस डायग्राम को आपको बनाना है, ये वाला जो फिगर इसके लिए बनाया गया है, इस फिगर को आपको बनाना है। एक 3 नंबर का एक छोटा सा पैराग्राफ लिखने को आएगा, 2-3 नंबर का आएगा, तो आपको ये फ्यूल सेल के बारे में ये थोड़ा सा बनाना है, ठीक है ना। ठीक, तो इसके क्या एप्लीकेशन है थोड़ा बहुत यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा। क्या इसके यूजेस हैं वो यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, और उस यूज को जो है आप लोग पढ़िएगा और बिल्कुल बढ़िया से इसको बुकलेट में आपको करना है। अच्छा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसमें कोरोजन, ठीक है ना। कोरोजन भी आप लोग जानते हैं, कोरोजन का मतलब जिंक लगना, जंग लगना, समझ रहे हैं ना। कोरोजन भी बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, कुछ है नहीं इस कोरोजन में। कोरोजन क्या है, कोरोजन स्लोली कोट्स विद द सरफेस ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट विद द ऑक्साइड। मैंने आपको बताया कि भाई जो कोरोजन होता है ना बच्चों, किसी मेटल पे जो है एक ब्राउन कलर का जो है ऑक्साइड का लेयर लगना, ठीक है ना। ऑक्साइड का लेयर लगना उसी को कोरोजन बोलते हैं, मतलब जंग लगना ही कोरोजन है बेसिकली, ठीक है ना। एक छोटा सा हो सकता है 1.5 नंबर का, 1
ठीक है ना, 1-1.5 नंबर का जो है एक छोटा सा 2-4 लाइन लिखने को आ सकता है। तो 1.5 नंबर में आप लोग समझ सकते हैं सर कितना लिखना होता है, बहुत थोड़ा सा लिखना होता है, ज्यादा। द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना, टर्निशिंग ऑफ द सिल्वर, डेवलपिंग ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पे ग्रीन कलर का वो लगना, ब्रॉन्ज आर द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द कोरिजन, ठीक है ना। आयरन का रस्टिंग हो गया, टर्निशिंग ऑफ द सिल्वर हो गया। टर्निशिंग ऑफ द सिल्वर का मतलब सिल्वर पे छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं, छोटे छोटे धब्बे आते हैं ना, उसी को बोला जाता है, ठीक है ना। और ग्रीन कलर आ जाता है, ग्रीन कोटिंग आ जाती है कॉपर की लेयर पे, उसको भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये सारे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इट कॉजेस इनरमस डैमेज ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेल टू, ठीक है ना। कहने का मतलब है सर ये जब डैमेज इसकी वजह से जो है काफी चीजें, बिल्डिंग अगर जिससे बनाया जाता है, आयरन जैसे सरिया यूज करते हैं, उसमें जंग लग गया तो बिल्डिंग के लिए दिक्कत है, ये सब चीजों में काफी दिक्कत करता है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है वी लूज करोड़ रुपीस एवरी ईयर ऑन अकाउंट ऑफ कोरोजन, ठीक है ना। ये सब बातें हैं, ये लोग आप जानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इन कोरोजन ए मेटल इज ऑक्सीडाइज बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। कहने का मतलब है कि सर इसमें होता क्या, ये ऑक्सीडेशन की प्रोसीजर है बच्चों। किसी चीज को मैंने आपको बताया था खत्म करना है, किसी चीज को खत्म करना है, उसका ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा। आयरन को अगर खत्म करना है, उसको ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा तो उस पर जंग की लेयर लग जाएगी, तो जंग की लेयर लग जाएगी तो सर उसमें ऑक्सीडेशन ही होगी, ठीक है ना। जैसे कोरोजन इज द आयरन कॉमनली नोन एज ए रस्टिंग, ठीक है, जंग जिसको बोलना है उसी को बोल रहा है वो, रस्टिंग अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर एंड एयर, हवा और पानी की प्रेजेंस में ये जनरली होता है, ठीक है ना। चलिए इसमें भी ये है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है सर। इसमें ये केमिकल रिएक्शन इसमें ये दी गई है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं इस आयरन का यहाँ से क्या हुआ है बच्चों, इस आयरन का आप देख रहे हैं क्या हुआ है, इस आयरन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लॉस किया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद जो है दूसरा आप लोगों के पास जो है ये और भी छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, इसमें देख लीजिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं। 1-1.5 नंबर का ये आएगा, आपको पहले क्या करना है सुनो, 1-1.5 नंबर का आएगा तो सर यहाँ से आपको यहाँ थोड़ा बहुत इतना लिखना है, ठीक है ना, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये रिएक्शन इसमें लिखनी है, ठीक है ना। उसके बाद सीधे आगे क्या करना है, यहां से करना है प्रिवेंशन, इसकी रोकथाम कैसे की जाती है। 1.5 नंबर में इतना ही लिखना होता है, ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है सर। इसकी रोकथाम कैसे की जाती है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंट, इसको रोकना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट ओनली सेव्स मनी बट आल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स सच एज द ब्रिज कोलैप्स और फेलियर ऑफ द की कंपोनेंट ड्यू टू द कोरोजन। ये जनरली ये जो है अगर इसकी रोकथाम जरूरी है, ये ओनली जो है एक्सीडेंट को रोकने में ही हेल्प नहीं करता है, एक्सीडेंट को रोकने में भी हेल्प करता है, जैसे प्रिवेंटिंग द एक्सीडेंट, यहाँ पे लिखा है ब्रिज को, जो पुल टूटते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी के सारी चीजें इससे ही जो है, इससे ही बच सकते हैं, ठीक है ना। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग of the corrosion to prevent on the surface of metallic object is come in the contact with the atmosphere, ठीक है ना। तो हम लोग जनरली हम लोग एक इसमें, ठीक है ना, एक मेन इंपॉर्टेंट मेथड कैसे कर सकते हैं कि जिससे हम लोग जो है कोरोजन को रोक सकते हैं, ये सब इसमें लिखा हुआ है। दिस कैन बी डन बाय कन्वर्टिंग द सरफेस विद पेंट और बाय केमिकल्स, या तो आप इसमें जो है पेंट कर दीजिएगा, या अनदर सिंपल मेथड इज कवर बाय द सरफेस बाय अदर मेटल, ठीक है ना। या आप लोग क्या करें, किसी मेटल के सरफेस को या तो आप उसके पेंट कर दीजिएगा, या किसी के सरफेस से जो है उसको जिंक, टिन और इन दोनों में से किसी एक का जो है कि पॉलिश से कर, इससे पॉलिश कर दीजिएगा, ठीक है ना। इससे जब आप पॉलिश करोगे तो इसको बिल्कुल रुक जाएगा। That are the inner to react to shape of the object। अगर आप जिंक की, टिन की लेयर अगर उसके बाहर से लगाते हो बच्चों, वो जो है एक्चुअली इनर्ट है, जो केमिकली ना तो एयर के साथ रिएक्शन करेगा ना किसी के साथ रिएक्शन करेगा, किसी के साथ भी वो रिएक्शन नहीं कर सकता है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके बारे में रोकथाम थी, ठीक है ना। तो गाइस ये चैप्टर काफी अच्छे से हम लोगों ने
एक एक पॉइंट इसका कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ से जैसे जहां जहां मैंने बताया आपको बेसिकली नोट करना है, और नोट करने के बाद जो जो पॉइंट हम लोगों को पढ़ना था ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, चलिए किसी को कोई बात कहनी है क्या? किसी को कोई बात कहनी है क्या? अरे बोलो तो सही, किसी को कोई बात कहनी है बच्चों? ओके, इसमें कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा लास्ट में एनसीईआरटी बुकलेट से। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास बने हुए, जैसे एक क्वेश्चन ये है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच रिएक्शन विच इज द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, और कौन जो है करंट, ठीक है ना, कैरीज, कौन नेगेटिव चार्ज वाला है, विच कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, इंडिविजुअल रिएक्शन ऑफ ईच रिएक्शन, हाफ रिएक्शन आपको बनानी है, ठीक है ना, कैसे करंट होगा, तो ये सब इसके बारे में आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। डेल्टा जी की वैल्यू लिखनी है, डेल्टा जी की वैल्यू इनके लिए, इस दूसरे रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का मतलब क्या हो जाएगा, एन एफ ई के रिस्पेक्ट में लिखना है, एफ एफ तो उतना ही रहेगा, ई भी उतना ही रहेगा, लेकिन सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये आपको करना है, ठीक है ना। राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, तो नर्स्ट इक्वेशन और ईएमएफ ऑफ द सेल आप निकाल सकते हैं। सर कंसंट्रेशन दी गई है, ठीक है ना, ईएमएफ आपको निकालना है, तो ईएमएफ आपको कैसे निकालना है, वही ई नॉट अपॉन एन लॉग ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है ना। अब कहने का मतलब ये है कि सर आपको जो है लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ई नॉट की वैल्यू तो आप देख रहे हैं कुछ दिया नहीं है, तो उतना ही रखना है, बस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन से आप निकाल देंगे सबके। समझ में आ रही क्या सभी को बात? बोलिए। डेल्टा जी भी निकालना है, डेल्टा जी बच्चों आपको वही है माइनस ऑफ एन एफ ई के रिस्पेक्ट में निकालना है। सर ई नॉट की वैल्यू तो दी नहीं है, ई नॉट की वैल्यू तो दी नहीं है, बस एन की वैल्यू रखना है और इसको ऐसे रखना है, तो डेल्टा जी अपॉन ई की वैल्यू भी दोनों निकल जाएंगे यहां से। ओके, 3.7 मेन क्वेश्चन आइए इधर पे। डिफाइन द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। बोर्ड के लिए है ये, बोर्ड में जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, डिस्कस विद वेरिएशन विद द कंसंट्रेशन। जो डाइल्यूशन के साथ बताया था ना मैंने, कंडक्टिविटी का इफेक्ट जो डाइल्यूशन के साथ बताया था, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन या इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तो वो सारा का सारा टर्म इसमें लिखना है। कर लोगे बच्चों? बोलो, कर लोगे बच्चों? बोलो, कर लोगे आप लोग? Yes, sir. 3.8 में देखिए, कंडक्टिविटी ऑफ, ये वाला एक सेल दिया गया है, इसकी कंडक्टिविटी दी गई है, लैम्डा एम की वैल्यू आपको निकालनी है। शायद आप निकाल सकते हैं इसमें, तो सर लैम्डा एम इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला आपका लग रहा है, इसको कर लेंगे। 3.9 में देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर किसिल सॉल्यूशन एट इतना इतना दिया गया है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, आर की वैल्यू दी है, सेल कांस्टेंट पूछ रहा है, इस दूसरे सेल का सेल कांस्टेंट पूछ रहा है, निकाल सकते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, इस टाइप का एक क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों को करवाया है, ठीक है ना। मुझे लगता है आप लोग इसको कर सकते हैं, जरूर देख लीजिएगा, नहीं आएगा पूछ सकते हैं। ये देखिए, कंसंट्रेशन दिया गया है, कप्पा की वैल्यू दी गई है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, इफ लैम्डा नॉट ये है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है।
तो अल्फा इज इक्वल टू करना क्या है, कल करवाया है ये क्वेश्चन, लैम्डा अपॉन लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट ऑफ द एम। हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये भी आप कर सकते हैं, कुछ थोड़े नहीं, ठीक है ना, कर लेंगे, ये भी आप कर सकते हैं, देख लो। और बच्चों ये भी आप कर सकते हैं, देखिए ये भी आप कर सकते हैं। और निकल नाइट्रेट का एक क्वेश्चन कल मैंने आपको करवाया था, कल ये दूसरा क्वेश्चन है, डब्ल्यू अब निकल निकालना है, ये सिंपल है उससे, ये क्वेश्चन उससे सिंपल है, निकल जाएगा। आई दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डब्ल्यू आपको निकालना है, चार्ज आपको पता है निकल टू पॉजिटिव है, फेराडेज की वैल्यू आप जानते हैं, ठीक है ना। बस ये हो सकता है आपसे, कुछ थोड़े नहीं, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा प्रैक्टिकली बेस्ड है, करने की जरूरत नहीं है, ये सब उसी टाइप के हैं। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, प्रिडिक्ट द इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ जो है एक्वस सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये आपको मैं जो है मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था बच्चों, जिसका SRP की वैल्यू ज्यादा होती है वो आपका कैथोड पे जाएगा, जिसके SRP की वैल्यू कम होती है बच्चों वो आपका जो है लो अगर SRP है वो एनोड पे जाएगा, दोनों के लिए बताया है, ठीक है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, डाइल्यूट का मतलब पानी के साथ रिएक्शन करना है, आपको करना क्या है, देखो एक क्वेश्चन का मैं तरीका समझा देता हूं, बाकी आपको सारे करने हैं। देखो जैसे पहले वाले का तरीका देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, तो सर AgNO3 प्लस इसमें वाटर आएगा, सर ये AgNO3 काय में टूटेगा, Ag प्लस NO3 में टूटेगा, और वाटर काय में टूटेगा, सब में यही होगा H प्लस और OH में। तो आपको मैंने बताया था अगर SRP ज्यादा है, SRP अगर ज्यादा है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि कैथोड पे जाएगा, SRP अगर लो है तो मैंने क्या बोला था, एनोड पे जाएगा। तो सर पॉजिटिव वाला मैंने आपको बताया है कि बच्चों कैथोड पे जाएगा, ये पॉजिटिव वाला ये कैथोड पे जाएगा, नेगेटिव वाला आपका एनोड पे जाएगा। सर अब दोनों में से कौन सा जाएगा, तो जिसके SRP की वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड पे जाएगा। अब आपके पास इस बुकलेट में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई है, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखना है, एग्जाम में तो आपको वैल्यू दी हुई रहेगी लेकिन क्वेश्चन की बुकलेट में तो है ही दिया हुआ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Ag की SRP की वैल्यू देखनी है और H प्लस की SRP की वैल्यू देखनी है, और जिसका ज्यादा होगा वो कैथोड पे जाएगा। अरे समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, सॉल्व बोलो। सर रिपीट करो ना। अच्छा दोबारा बता रहा हूँ, देखो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस में जिसका SRP की वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड पे जाएगा, जिसके SRP की वैल्यू कम होगी बच्चों वो एनोड पे जाएगा। क्वेश्चन में ये है सर कि सर कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन में पता करना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ से AgNO3 और ये दोनों के दोनों है कंपटीशन में, सर दोनों को टूटना है, टूटने के बाद मेन क्वेश्चन ये है कि सर कौन किस में टूटेगा, कौन किस में बनेगा, तो एक Ag प्लस और इसमें NO3 माइनस में टूटेगा, ये H प्लस और इसमें टूटेगा, तो ये वाला आपका कैथोड पे जाएगा और ये वाला आपका एनोड पे जाएगा। सर इन दोनों में से कौन सा जाएगा, सर दोनों में से वो जाएगा जिसका जो है हाई वैल्यू ऑफ SRP है, तो हाइड्रोजन या सिल्वर की देखनी पड़ेगी। तो सर उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको चेक करनी है, एग्जाम में आपको दिया हुआ रहेगा लेकिन यहाँ पे तो बुकलेट आपके पास है तो उसमें चेक करनी है। तो दोनों में से आपको देखना है जिसका SRP ज्यादा है बच्चों उसको आपको सीधे काय पे ले जाना है, कैथोड पे ले जाना है, ठीक है ना, और जिसका SRP कम है, ठीक है ना, और इन दोनों में से जिसका SRP कम होगा और उसको सीधे कहाँ ले जाना है, एनोड पे ले जाना है। तो सारे के सारे क्वेश्चन में ऐसे ही इनमें करना है, कर लोगे बेटा।
बोलो। Yes, sir. Sir. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है। क्या आप लोगों में से किसी को कोई बात कहनी है क्या? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों। क्या आप लोगों में से किसी को कोई बात कहनी है क्या? कुछ बात कहनी है भूमिका? नक्षत्रा, जैनिल, जैनिम, कुछ कहना है बेटा? जागृत, रिद्धि, No, sir. देवजानी, सैल, शुभम, मिस्का, प्रथम पटेल, हर्षिल। नो सर। किसी को अगर कोई भी बात कहनी है, कोई भी टॉपिक इसमें है, तो बेसिकली हमने बुकलेट से सारा कुछ पढ़ाया है। एनसीईआरटी को मैंने फाइनली मैं इसलिए आप लोगों को बताया, एनसीईआरटी में मुझे फॉलो करने का मतलब ये था, एक मिनट है। एनसीईआरटी बेसिकली बच्चों शुरू करने का, एनसीईआरटी को बेसिकली यूज करने का ये मतलब था मेरा, कि मैंने कहा कि भाई इससे पढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो है ये टॉपिक जो है वैसे भी बोर्ड से रिलेटेड था, तो इसलिए हमें एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ा। अच्छा एक बात बताइए, तो ये चैप्टर खत्म हो गया है, तो कल अब नेक्स्ट चैप्टर कब स्टार्ट करना है भाई? आप लोग बताओ, कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहोगे? कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहोगे और कब पढ़ना चाहोगे, बोलो। बोलिए कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहोगे, और क्या कल से हम नया चैप्टर शुरू करें? बोलिए। Yes, sir. कौन सा चैप्टर? कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे? ये बताएगी जिया पटेल, बताएगी कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे बेटा? जिया पटेल, Yes, sir. कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगी? Chapter 1. जोर से बोल बेटा। Chapter 1. चैप्टर 1। और कोई बच्चा? सर हाँ सर इस चैप्टर में एक बार आप इलेक्ट्रोलाइसिस रिपीट कर सकते हो Yes, टॉपिक? sir. इलेक्ट्रोलाइसिस। यस सर। इलेक्ट्रोलाइसिस तूने नहीं पढ़ा क्या? सर पढ़ा पर थोड़ा डाउट है उसमें इसलिए। इलेक्ट्रोलाइसिस के कौन से टॉपिक में डाउट है? फैराडेज लॉ में? नहीं सर वो पता चल। जोर से बोल बेटा, कौन से उसमें डाउट है? अच्छा, जो मैंने आपको बताया था क्वांटिटेटिव, हाँ बस सर वही। वो तो मुझे लग रहा है इस बुकलेट में होगा भी नहीं शायद। देख रहा हूँ, एक मिनट है। रुक जा बेटा। वो तो मुझे लग रहा है कि इसमें होगा भी नहीं इस बुकलेट में।
ये है यही कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। थोड़ा सा दिया है इसने, ज्यादा नहीं। यही वाला कह रहा है। यस। अच्छा, डाउट कैसे आ रहा है बेटा, थोड़ा कुछ मुझे समझाएगा क्या? तो मतलब वो जो क्वालिटेटिव चार्ज और क्वांटिटेटिव चार्ज है ना, उसमें पता नहीं चलता। कौन सा चार्ज? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चार्ज है ना सर, वो उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, मैं समझाता हूँ उसको, बना वो कैसे करना है। उसको करना कैसे होता है एक्चुअली, बेसिकली क्या होता है ना, जैसे हमारे पास क्या होता है कि सर सपोज मान के चलिए, मैंने आपको बताया कि बच्चों कैथोड और एनोड दो टर्मिनल होते हैं। कैथोड पे आपका जो है पॉजिटिव चार्ज वाला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोडक्ट आपका जाएगा। कैथोड पे आपका पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोडक्ट जाएगा, और एनोड पे सर आपका नेगेटिव चार्ज वाला प्रोडक्ट जाएगा। एनोड पे सर आपका नेगेटिव चार्ज वाला प्रोडक्ट जाएगा। अब सुनो बच्चों, अब सर आपने ठीक है ऐसा बोल दिया तो ठीक है। तो सर कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए मेरे पास दो हैं, एक ए प्लस है और दूसरा बी प्लस है, मेरे पास दो आए, समझ रहा है ना, दो बन गए। दो कैसे बनेंगे, जैसे मैंने तेरे को बोला बेटा एक्वस NaCl। अब एक्वस NaCl में पानी भी होगा और NaCl भी होगा, नहीं होगा बता? समझ रहा है यस बेटा? सर। अब सर NaCl टूटेगा तो सर ये Na पॉजिटिव में बनेगा और प्लस Cl माइनस में बनेगा, ये तो पता होना चाहिए। और वाटर सर अगर टूटेगा तो सर ये H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो सर दो पॉजिटिव चार्ज वाले बन रहे हैं, दो नेगेटिव चार्ज वाले बन रहे हैं। ये कैसे बन रहा है, ये कह रहा है क्या? बेटा यही कह रहा था क्या, जो ये Na प्लस कैसे बना और H प्लस कैसे बन गया? हाँ सर, उसकी बात कर रहा था। इसी की बात कर रहा था। यस सर। अरे यार ये तो पता लग जाना चाहिए यार, ये तो रिएक्शन है। NaCl टूटेगा तो सर ये Na प्लस में ही टूटेगा ना, और Cl में ही टूटेगा। ये तो पता लग, ये तो रिएक्शन ध्यान रखनी पड़ेगी। अब वाटर टूटेगा तो सर वाटर कैसे टूटेगा, वाटर तो सर जाहिर सी बात है H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। और सर अगर H2SO4 टूटेगा तो सर ये वही 2H प्लस और SO4 नेगेटिव में टूटेगा, 2 नेगेटिव में टूटेगा। यही तो, इसको तो ध्यान ही रखना पड़ेगा। अब इनमें से ये है बच्चों, एनोड पे कौन जाएगा सर? एनोड पे वही जाएगा, एनोड पे वो जाएगा जिसका लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जिसका लो SRP होगा। और सर कैथोड पे कौन जाएगा? जिसका सर हाई SRP होगा। एनोड पे वही जाएगा जिसका लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और कैथोड पे वही जाएगा सर जिसका जो है हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। दोनों में से कोई जाएगा ही। सर लो SRP वाला अलग हो जाएगा और हाई SRP वाला अलग हो जाएगा, कैथोड पे जाएगा। अब सर यहाँ पे या तो, यहाँ पे जैसे इस बुकलेट में क्या एग्जांपल दिए गए हैं, दोनों के दिए गए हैं, H प्लस का, और इन दोनों में से किस कौन जाएगा? तो आप देख रहे हैं कि SRP ज्यादा किसका है, ठीक है ना, SRP ज्यादा किसका है, दोनों के दोनों ये इन दोनों में से सर जो है कैथोड पे कौन जाएगा? बच्चों कैथोड पे वही जाएगा जिसका SRP ज्यादा है। तो SRP ज्यादा किसका है? वाटर का ज्यादा है, हाइड्रोजन का ज्यादा है, हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल लिखा हुआ है, कुछ थोड़ी ना है यार इसमें, बताओ, है ना। और एनोड पे इधर देखो, एनोड के लिए ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल है, Cl माइनस और यहाँ पे OH माइनस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, OH माइनस ही होता हो, ठीक है ना सर। इन दोनों में से ये वैल्यू जो है किसकी ज्यादा है? सर ज्यादा उस जिसकी कम वैल्यू होगी, जिसकी कम वैल्यू होगी एनोड पे वही जाएगा जिसका लो SRP होगा।
तो सर इन दोनों में से OH माइनस का SRP 1.23 है, तो इसलिए ये जाएगा। ये वैल्यू आपको एग्जाम में दी हुई रहेगी, समझ रहे हैं ना, ये दी हुई रहेगी, नहीं तो आपको कैसे याद चलेगा। आया बेटा समझ में? यस सर। इसमें एक बार जो वीडियो पढ़ाया है वो वीडियो लिंक है तेरे पास? है सर। तो उसको एक बार और देखना, समझ रहा है ना? ठीक है बेटा, मैंने थोड़ा बहुत तभी हिंट दे दी है, अगर डाउट आएगा तो फिर बताना, समझ रहा है ना? हाँ सर। हाँ एक बार उसको और देखना। और किसी बच्चे को कोई बात कहनी है तो बोलो, बोलो भाई। तो चलिए बच्चों मीटिंग को रख दें क्या? यस सर। चलो मिलते हैं तब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। कल मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा।